सो हेलो गाइस, और मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अगस्त मंथ का ये हमारा फोर्थ वाला यानी कि आखिरी पार्ट है मंथली का। इसमें बचे हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज और इसकी पीडीएफ आपको अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अभी किसने भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कोरमो जॉब्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा गूगल ने। तो ये एप्लीकेशन जो कोरमो जॉब्स है, ये कोरोना वायरस के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके युवाओं को और नौकरी की तलाश में जुटे लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करेगा। गूगल ने पहली बार इसको 2018 में बांग्लादेश में लॉन्च किया था, फिर 2019 में इंडोनेशिया में लॉन्च किया था और अब भारत में लॉन्च किया है। गूगल की बात करेंगे। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको कैलिफोर्निया यूएस में। इसके दो फाउंडर थे, लेरी पेज और सर्जे ब्रिन। इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट और गूगल दोनों के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अभी आपको याद होगा गूगल ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद करने के लिए सोडार एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था और गूगल ने अपनी गूगल प्लस को गूगल करंट के नाम से फिर से रिलॉन्च किया है। और गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी? 7.7%। सबसे ज्यादा फेसबुक ने खरीदी थी 9.99। फिर है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। ये बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सुधा मूर्ति ने। इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है ये सुधा मूर्ति और अभी इन्होंने ही इस बुक को लिखा है जिसका नाम है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, जिसे नवंबर में रिलीज किया जाएगा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था इन्होंने एक और बुक लिखी थी, हाउ ऑनियन गॉट इट्स लेयर। और एक और कारण से इनका नाम अभी न्यूज में था क्योंकि इनको अभी एक पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार। बाकी श्रीधरन पिल्लई, ये मिजोरम के गवर्नर हैं और इन्होंने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है कोरोना कविता काल, जिसको लॉन्च किया था मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने। राधा भाटिया, इनकी एक बुक है लस्सी और इस बुक ने इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड जीता था। उर्जित पटेल, ये इंपॉर्टेंट नाम है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। फिर है किसने पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया इन स्टेट्स 2011 से 2036 नाम से रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर होगा जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग ने, यानी कि नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस फॉर इंडिया इन स्टेट्स 2011 से 2036 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार देश का जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशो है, वो 2011 में था 943, जो 2036 तक बढ़कर 957 हो जाएगा। सेक्स रेशो लिंगानुपात मतलब होता है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, जबकि शिशु मृत्यु दर 2035 के अंत तक ये घटकर 30 रह जाएगी। और भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 121.11 करोड़ से बढ़कर के 151.8 करोड़ हो जाएगी। अच्छा, पॉपुलेशन से एक डे आप याद रखना, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है, ये 11 जुलाई को मनाते हैं। फिर है अभी त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा कीथ रौले और ये लगातार दूसरी बार त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बने हैं। त्रिनिदाद टोबैगो, इस कंट्री के बारे में आपने न्यूज में जरूर पढ़ा होगा। कब पढ़ा होगा? आपको याद होगा 2021 में जो आपके कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होने वाले थे, ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो में ही होने वाले थे। लेकिन आपको बताया 2021 में तो अब आपके टोक्यो ओलंपिक होंगे, तो दोनों की तारीखें क्लैश कर रही थी, टकराव हो रहा था। इस कारण से कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को शिफ्ट कर दिया गया था 2023 में। तब हमने त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में पढ़ा था। तो अब बिल्कुल मत कहना ये बिल्कुल नया नया कंट्री का नाम आपको सुनने को मिल रहा है। इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है, करेंसी है त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। बाकी वॉल्टर रोजर मॉर्टेस, ये पेरू के प्रधानमंत्री बने। मो ओल्ड बिलाल मोरिटानिया के प्रधानमंत्री बने और हिचेम मचीची ट्यूनिशिया के प्रधानमंत्री बने। फिर है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अगस्त को। तो हर साल 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाया जाता है और ये दिन बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समाज में वृद्ध लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, बुजुर्गों के नाम पे एक और डे आप याद रखो, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर है अभी इक्वेटोरियल गिनी, इसके प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा फ्रांसिस्को एशुए और ये लगातार तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य में प्रधानमंत्री बने हैं। ये एक सेंट्रल अफ्रीकन देश है। याद रखना, गिनी नाम से आपको 3 देश सुनने को मिलेंगे। एक तो गिनी नाम का खुद ही देश हो गया,
वो आपने जरूर सुना होगा। एक गिनी बिसाऊ हो गया और एक यही हो गया इक्वेटोरियल गिनी। इस इक्वेटोरियल गिनी की कैपिटल है मालाबो। क्या है? मालाबो। बाकी हमीद बाकायको आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने। कुबाट बेक बोरोनोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने और जीन कोस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने। फिर एक किस राज्य सरकार ने अपने नए लोगो का अनावरण किया है? तो आंसर होगा झारखंड ने। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के साथ इस नए लोगो को रिलीज किया है। इस नए लोगो का रंग आप देख सकते हो, हरे रंग का है और ये वन संपदा का प्रतीक है। इसमें आपको 24 हाथियों का और 24 पलाश के फूल का इस्तेमाल हुआ दिखेगा। बीच में अशोक स्तंभ है और हाथी, यहाँ पे हाथी से आप याद रख सकते हो झारखंड का राजकीय पशु है हाथी, और राजकीय फूल यहाँ का पलाश है, तभी आपको लोगों में पलाश के फूल दिख रहे हैं। 24 हाथी 24 पलाश के फूल। अच्छा, नए लोगों की बात चल रही है तो एक और पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी जो हमारे श्रम व रोजगार राज्य मंत्री हैं संतोष गंगवार, उन्होंने श्रम ब्यूरो के ऑफिशियल लोगो को लॉन्च किया था। झारखंड की बात कर लेते हैं। इसकी कैपिटल है रांची। मुख्यमंत्री हमने बताया हेमंत सोरेन है, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। अभी आपको याद होगा झारखंड की सरकार ने प्रज्ञाम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, और ये जो रांची है ना, रांची, यहाँ पे सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर है। और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? झारखंड के धनबाद को कहते हैं। और झारखंड का खुंटी निर्वाचन क्षेत्र है अर्जुन मुंडा का, जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। फिर एक किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का अनावरण किया, लॉन्च किया? तो आंसर होगा ईरान ने। तो वैसे आप नाम से ही पहचान सकते हो इसको। तो कासिम सुलेमानी कौन थे? ये ईरान के कमांडर इन चीफ थे ये, पर अमेरिकी हवाई हमले में ये मारे गए थे। और फिर नए इसके कमांडर इन चीफ कौन बन गए? इस्माइल कानी बन गए। इस जो मिसाइल है ना, ये वाली शहीद कासिम सुलेमानी, इसकी रेंज है 1400 किलोमीटर। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी हो गई है तोमान और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। फिर अभी 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा एप्पल। अच्छा, ये दूसरी बनी है तो पहली कौन थी? सऊदी अरामको थी, यानी कि इसने सबसे पहले 2 लाख करोड़ डॉलर के मार्केट कैप को पार किया था और अब दूसरी बन गई है एप्पल। अच्छा, आपको याद होगा भी कुछ समय पहले फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 भी आया था, जिसमें भी टॉप पे रहा था एप्पल, और उसमें सेकंड था रिलायंस इंडस्ट्रीज। एप्पल का हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया यूएसए में मिल जाएगा और इसके वर्तमान में सीईओ हैं टिम कुक। फिर एक किसे भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजीव कुमार को। तो अभी भारत सरकार ने पूर्व वित्त सचिव हैं ये राजीव कुमार और इन्हीं को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। आपको पता होगा जो अभी तक चुनाव आयुक्त थे एक अशोक लवासा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों दे दिया था? क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक में वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो उनकी जगह आए हैं ये राजीव कुमार। अच्छा, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो सुनील अरोड़ा हैं। कौन से नंबर के? 23वें नंबर के। देखो, एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर। तो एक तो बन गए हैं राजीव कुमार अशोक लवासा की जगह, और एक कौन है? उनका नाम भी याद रखो, सुशील चंद्र है। अच्छा, चुनाव आयुक्तों की बात चल रही है तो चुनाव से आपको एक डे याद रखना है, नेशनल वोटर्स डे। ये कब मनाते हैं अपन? 25 जनवरी को मनाते हैं। और पीएस रानीपत से भी याद रखो नाम, सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक बने थे ये, इंस्पेक्टर जनरल। और पी प्रवीण सिद्धार्थ ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव बने थे। हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव बने थे ये। फिर अभी किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को जीत लिया है? तो आंसर होगा रॉनी ओसुल्लिवन ने। ये किस देश के हैं? तो ये यूके से हैं, यूनाइटेड किंगडम से, और अभी इन्होंने ही वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीत लिया है। क्या नाम है? रॉनी ओसुल्लिवन। फिर है किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को शुरू किया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार। तो अभी मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान में पुलिस बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर के उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल कर रही है, और ये अभियान अभी मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी कि देशभक्ति जनसेवा के अनुरूप चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, कैपिटल इसकी भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और अब गवर्नर बन गई हैं आनंदीबेन पटेल। पहले लालजी दास टंडन थे, उनका निधन हो गया। आनंदीबेन पटेल ये आपकी उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, मध्य प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट शहर है इंदौर, जो अभी स्वच्छ
सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार टॉप पे रहा है। इंदौर से और क्या क्या पॉइंट मैंने आपको कनेक्ट करवाए थे कि इंदौर का जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया। इंदौर नगर निगम ने कोरोना संक्रमित सामग्री फेंकने के लिए पीले रंग के डस्टबिन लगाए हैं और इंदौर में ही देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में भी टॉप पे रहा था। अभी इसने रुक जाना नहीं योजना को भी शुरू किया था। एक रोको टोको अभियान भी शुरू किया था। मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया था पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। और मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आस पास योजना शुरू की थी सुसाइड केसेस को कंट्रोल करने के लिए। किल कोरोना अभियान भी शुरू हुआ था। यहाँ पे हमारा घर हमारा विद्यालय योजना भी शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना भी शुरू हुआ था। और कुछ योजनाएं मैं आपको बताऊं, वैसे तो बहुत सारी योजनाएं और कई बार मैं आपको बता चुका हूं जो आपको याद रखनी है। श्रम सिद्धि अभियान, बुखार क्लिनिक सेवा शुरू की थी, दीदी वाहन सेवा शुरू की थी, रोजगार सेतु योजना शुरू की थी, FIR आपके द्वार योजना शुरू की थी और पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक दिए जाएंगे ऐसी भी घोषणा की थी। चरण पादुका पहल शुरू की थी। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की थी। थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की थी। एक जीवन अमृत योजना हो गई और इसी से मिलती जुलती थी जीवन शक्ति योजना, ये भी इसी ने शुरू की थी। और मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य भी आपका मध्य प्रदेश बना था। और यहीं पे नमस्ते ओरछा महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स आपके करंट अफेयर्स में रहते हैं, अभी इनको याद रखना। बढ़ते आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? तो आंसर होगा HSBC इंडिया। तो अभी HSBC इंडिया ने भारत में अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो बैंक के इस यूनिक पहल का उद्देश्य है रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और कई तरह की इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के लिए फाइनेंस करना और उसे बढ़ावा देना। दरअसल जो कॉरपोरेट्स हैं जो पर्यावरण संबंधी प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ये खास ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और ये भारत में अपनी तरह का पहला और एकमात्र प्रोग्राम है। अच्छा, HSBC के CEO अभी बने थे कुछ समय पहले ही, क्या नाम है उनका? नोएल क्विन। HSBC मतलब होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर आपको लंदन UK में मिलेगा। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संसाधन प्रबंधन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा इजराइल के साथ। तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए इजराइल की सरकार के साथ सहयोग की योजना पर समझौता किया है। तो इसमें पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, जैसे कि ड्रिप सिंचाई वगैरह। तो इन सब से क्षेत्रीय किसानों की सहायता की जाएगी। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अभी इसने अपनी एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा था। इसकी जो तेल अवीव सड़क है उसका नाम बदला और क्या कर दिया? टैगोर स्ट्रीट कर दिया। और अभी इजराइल ने ऑफेक 16 स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया था और एक एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का भी सफल परीक्षण किया था। और इजराइल से आपको याद होगा अभी अब्राहम एकॉर्ड, ये इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ था। फिर अभी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के CEO कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा रितेश शुक्ला। तो NPCI ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड को लॉन्च किया है और इस कंपनी का उद्देश्य है NPCI की जो घरेलू भुगतान तकनीकें हैं जैसे कि UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और रुपए वगैरह, तो इनको दूसरे देशों में फेमस बनाना। तो NPCI ने सीधा सा याद रखो किसको? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड का CEO बनाया रितेश शुक्ला को। बाकी दिलीप ओमान ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं और प्रदीप कुमार जोशी UPSC के अध्यक्ष बने हैं और थियरी डेलापोर्ट विप्रो के MD CEO बने। NPCI की बात कर लें तो स्थापना 2008 में हुई। मुंबई में मिल जाएगा हेडक्वार्टर और इसके MD CEO हैं दिलीप असबे
और इसके जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उनका नाम है विश्वमोहन महापात्रा। अभी आपको याद होगा एनपीसीआई ने एनएथ रिवॉर्ड्स नाम से एक लॉयल्टी प्रोग्राम को लॉन्च किया था। एक पाई नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्चुअल असिस्टेंट भी इसने लॉन्च किया था। फिर रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नाम बदल करके क्या हो गया है, तो आंसर होगा केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड। तो रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुड़गांव हरियाणा में, इसकी स्थापना 2012 में रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया ने की थी, जिसका नाम अब बदल करके केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड हो गया है। अच्छा, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे तो अभी इसके सीएमडी नए बने थे, वो याद रखना आप, एसएन राजेश्वरी नाम है। फिर एक किसे एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा अश्विनी भाटिया को। तो अभी अश्विनी भाटिया को एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पीके गुप्ता की जगह लेंगे जो कि मार्च में रिटायर्ड हुए थे। देखो एसबीआई में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, ये चौथे हैं। इनसे पहले के 3 थे, मतलब 3 हैं, अरिजीत बासु, CS शेट्टी और दिनेश खरा। अच्छा, मनोज सिन्हा ये कौन है? अभी जम्मू कश्मीर के दूसरे नंबर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। गिरीश चंद्र मुर्मू ये 14वें नंबर के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने। अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ बने। और अगर मैं आपसे पूछूं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने? पीसी कांडपाल, प्रकाश चंद्र कांडपाल। तो ये भी याद रखना। फिर है वन अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा चेतन भगत ने। तो सीधा सा याद रखना, चेतन भगत ने लिखी है ये बुक वन अरेंज्ड मर्डर। बाकी निरुपमा यादव, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? विशेष कोड टू विन। यतीश यादव रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नाम की बुक लिखी है। आरसी भार्गव मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं और इन्होंने बुक लिखी है, उसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। फिर आपको उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 जीता है, तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो आप सबको पता ही अभी खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है जो इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेंगे, अभी 29 अगस्त को दिए जाएंगे राष्ट्रपति जी के द्वारा, वर्चुअल माध्यम से दिए जाएंगे। ये कोविड-19 के कारण इकट्ठे नहीं हो रहे हैं एक्चुअल में। और 29 अगस्त को क्या होता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे, उसी दिन दिए जाते हैं ये अवार्ड। तो भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इस बार की खास बात यह है कि ये 5 खिलाड़ियों को मिल रहा है। कौन कौन है वो मैं आपको सारे बता देता हूँ। रोहित शर्मा तो इसका आंसर हो ही गया, जो कि क्रिकेटर है। और टेबल टेनिस प्लेयर है मणिका बत्रा। एक मरियप्पन थंगावेलु है, पैरा एथलीट है, ये हाई जंपर है। विनेश फोगाट रेसलर है, ये कुश्ती करती हैं। और रानी रामपाल ये वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है। ये इन सबको मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए। और पहला वाला कब और किसे मिला था? तो 1991 में मिला था ये विश्वनाथ आनंद को, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं ये। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो खेल पुरस्कार है इन पे एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बना करके मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन जिस दिन मैंने अनाउंस किया था उस दिन तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं बना पाया। और बाद में मैंने अभी इसको इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि देखो इनमें जो विजेता राशि इन लोगों को दी जाती है ना, इन खिलाड़ियों को दी जाती है, उसमें भी चेंजेस होने और ये फाइनली अनाउंस हो जाएगा कि कितना बढ़ा करके कितना कर दिया जाएगा। कब? अभी 29 अगस्त। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ ताकि वो वाला पार्ट भी इंक्लूड करके उसी वीडियो में दे दिया जाए, नहीं तो फिर वो वीडियो अधूरा अधूरा रह जाएगा। क्योंकि अभी इनकी जो विजेता राशि है वो चेंज होगी, तो वहां से डेफिनेटली आपके प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, तो हम उस पॉइंट को क्यों छोड़ें। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ और 29 अगस्त को इवनिंग तक आपको वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि 29 अगस्त को अनाउंसमेंट हो जाएगा कि राशि बढ़ा करके कितनी कर दी गई है सबकी। तो बात आपको समझ में आ गई? अभी तक वीडियो क्यों नहीं आ पाया? मिल जाएगा आपको, चिंता मत करो। बढ़ते हैं अभी आगे। फिर है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण कौन करेगा? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने की घोषणा कर दी है। तो इसे खरीदने के बाद भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का विलय हो जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। और इस मर्जर के बाद ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। बाकी चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे वी सूर्य नारायण। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ये 2 कारण से न्यूज में था। एक तो इसके एमडी सीईओ बने थे पीसी कांडपाल, और अभी इसने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया था। बाकी कोटेक जनरल इंश्योरेंस, अभी मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर देने के लिए कोटेक जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ हैं भार्गव दास गुप्ता। फिर अभी हाल ही में USISPF यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक
पार्टनरशिप फोरम के द्वारा किसे 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को। तो महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं ये आनंद महिंद्रा और अडॉप के अध्यक्ष हैं शांतनु नारायण, और इनको 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? तो इन्हें यूएस इंडिया द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मान मिलेगा। फिर अभी हाल ही में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है? तो आंसर होगा हरित पथ। तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल नेशनल हाईवेज पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किया जाएगा। क्या नाम है? हरित पथ। बाकी कोरोना फाइटर्स, अभी जो हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कोरोना पर जागरूकता फैलाने के लिए द कोरोना फाइटर्स नाम से एक वीडियो गेम को लॉन्च किया था। लीड पोर्टल ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था स्टूडेंट्स के लिए। और सुरक्षया, ये जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने मानव हाथी संघर्ष पर एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया था सुरक्षया नाम से। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना 1988 में हुई। चेयरमैन इसके हैं सुखबीर सिंह संधू। अच्छा, एनएचएआई से एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था, याद रखना, अभी पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है ये। फिर पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन सा बना? तो आंसर होगा मैसूर चिड़ियाघर। और इस तरह से याद रखना, ये भारत का दूसरा चिड़ियाघर बन गया है जहां पे हंटिंग चीते लाए गए हैं। अच्छा, कहां से लाए गए हैं? भारत में नहीं मिलते हैं ये साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। कितने चीते लाए गए? तो 3 चीते लाए गए हैं एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत। ये तो दूसरा बना है, इससे पहले पहला कौन था? पहला था हैदराबाद चिड़ियाघर जहां पे ये हंटिंग चीते लाए गए थे। फिर इंडिया टुमारो कन्वर्सेशंस विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह ने मिलकर लिखा है इसको। 2 जनों ने मिलकर लिखा है, याद रखना। बाकी कुछ और बुक का मैं आपको रिवाइज कराऊं क्या? तो याद रखो, एक बुक तो हमने पीछे ही पढ़ी है। कौन सी बुक? वन अरेंज्ड मर्डर। किसने लिखी है वो? चेतन भगत ने। एक निरुपमा यादव भी न्यूज में था नाम, विशेष कोड टू विन नाम की बुक लिखी है। एक और यादव पढ़ा था हमने, यतीश यादव के बारे में, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नाम की बुक लिखी थी। नीना रॉय अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक लिखी थी। एक मिजोरम के गवर्नर भी हैं श्रीधरन पिल्लई, उन्होंने बुक लिखी थी कोरोना कविता काल, जिसको मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने लॉन्च किया था। उर्जित पटेल का नाम तो मैं कभी भूलूंगा ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। और कौन सी बुक लिखी है इन्होंने? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। एक और नाम इंपॉर्टेंट बताया था मैंने आपको, आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर विरलाचार्य, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। फिर एक किस राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित कर लिया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। इसका मतलब ये हो गया कि मध्य प्रदेश स्टेट की जो भी मतलब जॉब वगैरह है वो केवल मध्य प्रदेश के लोगों को ही मिलेगी। और इसी तरह से एक और पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कुछ समय पहले, हरियाणा सरकार ने भी ऐसा ही एक घोषणा की थी। क्या कहा था उन्होंने? कि राज्य की जितनी भी प्राइवेट नौकरियां हैं उनमें 75% नौकरियां राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के बारे में तो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, तो बढ़ते हैं अभी आगे। फिर है नई उड़ान योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो आंसर होगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। तो अभी माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्ट्री ने मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को सहायता के लिए ये एक नई उड़ान योजना शुरू की है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? यही है कि अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना। हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी हैं। फिर है अभी किस बैंक ने गिग अ अपॉर्चुनिटी नाम की पहल को शुरू किया है? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो इस पहल के तहत बैंकिंग सेक्टर में नौकरी ढूंढने वाले लोगों को एक्सिस बैंक अगले 1 साल में नौकरी देगी। मतलब ये लगभग 1000 लोगों को जॉब देगा इस इनिशिएटिव के तहत। तो मतलब कोई भी अगर एलिजिबल कैंडिडेट है वो घर बैठे बैंक के साथ काम कर सकता है। बाकी HDFC बैंक, अभी याद होगा इसके नए MD CEO बने थे शशिधर जगदीशन। करूर वैश्य बैंक के MD CEO बने थे रमेश बाबू। और इंडियन ओवरसीज बैंक के बने थे MD CEO पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में मिल जाएगा। MD CEO अमिताभ चौधरी हैं। बढ़ती का नाम जिंदगी इसकी टैगलाइन हो गई। और अभी एक्सिस बैंक ने, आपको याद होगा, ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट आक्सा को लॉन्च किया था, AXAA। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी ग्रुप को पट्टे पर देने की मंजूरी दी? तो आंसर होगा एक तो गुवाहाटी वाला, एक जयपुर का और एक तिरुवनंतपुरम का।
तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 हवाई अड्डों को अडानी ग्रुप को लीज पर देने की मंजूरी दे दी है। केरल का तिरुवनंतपुरम में, राजस्थान का जयपुर वाला और असम का गुवाहाटी वाला। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अडानी ग्रुप को 50 सालों के लिए ये एयरपोर्ट लीज पे दिए गए हैं। यहाँ पे लीज पर देने का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, मतलब उस एयरपोर्ट का जो भी मैनेजमेंट हो गया, जो भी उसका ऑपरेशन वगैरह हो गया, मतलब उसका जो संचालन वगैरह है वो अडानी ग्रुप करेगा, जबकि सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी से संबंधित जो भी इशू होंगे वहां के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो अब आप देख सकते हो अडानी ग्रुप के पास जो एयरपोर्ट की संख्या है वो बढ़कर के 6 हो गई है, मतलब इसके अंदर 6 एयरपोर्ट आ गए हैं। 3 पहले से इसके पास, एक तो बेंगलोर वाला, अहमदाबाद वाला और लखनऊ एयरपोर्ट। अच्छा, अडानी ग्रुप से एक और प्रश्न बनता है, मैं अलग से नहीं करा के यहीं पे आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% की हिस्सेदारी खरीदने की भी घोषणा कर दी है। अच्छा, अडानी ग्रुप के चेयरमैन और इसके फाउंडर कौन है? गौतम अडानी है। और इस मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ये देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया है। दूसरा क्यों? क्योंकि देश में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर आपका GMR ग्रुप है। अच्छा, हमारे नागरिक व उड्डयन राज्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं, जो कि आवास व शहरी मामलों के मंत्री भी हैं। फिर अभी आईसीसी ने किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो आंसर होगा एक तो जैक स्कैलिस, एक जहीर अब्बास और एक लीसा स्टालेकर को। तो साउथ अफ्रीका के महान ऑलराउंडर हैं ये जैक स्कैलिस, पाकिस्तान के महान बल्लेबाज हैं ये जहीर अब्बास, और पुणे में जन्मी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है ये लीसा स्टालेकर, और इन्हीं को अभी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये जो जैक स्कैलिस हैं ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। जहीर अब्बास ये छठे पाकिस्तानी खिलाड़ी है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। लीसा स्टालेकर की बात करेंगे तो वैसे तो ये 27वें नंबर की ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है, लेकिन महिलाओं में बात करेंगे, महिला खिलाड़ियों में, तो 6वें नंबर की ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं ये। आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको दुबई यूएई में मिलेगा। आपको बताया यूएई में इस बार के आईपीएल भी होंगे सितंबर में, जो इसका 13वां संस्करण होगा। और आईपीएल का बताओ इस बार टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको मिली है? ड्रीम 11 को। और इसके सीईओ हैं मनु सानी। इसके अध्यक्ष, इंटरिम अध्यक्ष बने हैं इमरान ख्वाजा। फिर एक किस शहर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो अभी हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने मुंबई में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है। तो ये ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड और जनजातीय मामलों के मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है, एक पहल है। और आपको बता दूं इसके अलावा भी ट्राइफेड ने आदिवासी लोगों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए और आदिवासी लोगों की इनकम को बढ़ाने के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स भी लॉन्च किया था। ये एक तरह का मोबाइल वैन है जो देश के अलग अलग शहरों में जाकर के ग्राहकों के दरवाजे पर पहुंचकर इनके प्रोडक्ट्स को बेचता है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म हो गया यहाँ पे ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर है भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे, ये किस नदी पे बनाया गया है? तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है जिसका उद्घाटन अभी असम में किया गया है। इसकी लंबाई याद रखो 1.8 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है, जो कि गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को आपस में जोड़ेगा। इसको बनाने में जो लागत आई है वो 56 करोड़ रुपए है। असम की कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा। अभी आपको याद होगा असम की सरकार ने अरुणोदय स्कीम को भी शुरू किया था। और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको हमेशा बताता हूँ असम से। एक तो पोबार रिजर्व फॉरेस्ट जिसको अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और एक देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। ये याद रखना है आपको। और असम में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस होता है। और अभी भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ ये काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया था। और भी नेशनल पार्क आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे कि नामेरी नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क हो गया और औरंग नेशनल पार्क। और भारत का सबसे लंबा पुल जिसे कहते हैं भूपेन हजारिका, ये यहीं पर है जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पे है ये। और एक बहुत फेमस मेला है अंबुबाची मेला, असम में ही मनाया जाता है, असम के कामाख्या मंदिर में। फिर अभी किसने गैस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर अशोक के वेद ने। तो हमारे जो एक तो डोनर मंत्री है ना, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मंत्री जितेंद्र सिंह, उन्होंने कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वेद के द्वारा संपादित इस बुक को रिलीज किया है जिसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर। डॉक्टर अशोक के वेद ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक है और जिन्हें मेडिकल फील्ड में किए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है।
और कैंसर से याद रखो, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं हम? 4 फरवरी को, जिसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। अच्छा, चेतन भगत ने एक बुक लिखी थी, हमने पढ़ा है अभी, वन अरेंज्ड मर्डर। विरल आचार्य और उर्जित पटेल तो मैं आपको कई बार बता चुका। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नाम की बुक लिखी है विरल आचार्य ने, और उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। उम्मीद करूंगा अब तो ये आपको रट गई होगी। फिर अभी किस देश ने काले सागर में एक बहुत बड़े नेचुरल गैस रिजर्व की खोज की है? तो आंसर होगा टर्की ने। तो टर्की ने, जो इसका ब्लैक सी वाला रीजन है, वहां पे एक बहुत बड़े नेचुरल गैस के भंडार की खोज की है, और इस खोजे गए रिजर्व की मात्रा कितनी है? लगभग है 320 बिलियन क्यूबिक मीटर। और इसने कहा है कि ये यहाँ से गैस निकाल के 2023 तक इस्तेमाल भी करना शुरू कर देंगे। टर्की की कैपिटल अंकारा है, करेंसी है लीरा, और प्रेसिडेंट है रेसेप तैयब एर्डोगन। फिर है भारत के पहले निजी कंपनी के द्वारा निर्मित एक मिसाइल, एक रॉकेट, कौन सी? पिनाका बनाया गया है। तो आपको बताना है इसका परीक्षण, अभी इसका टेस्ट फायर कहां पे किया गया? तो आंसर होगा पोखरण में। तो मेक इन इंडिया के तहत एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाए गए रॉकेट का सफलतापूर्वक अभी सेना ने परीक्षण किया है। कहां पे? राजस्थान के पोखरण टेस्ट फायरिंग रेंज में किया है। कंपनी का नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, और ये भारत में प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के द्वारा बनाया गया इस तरह का पहला लड़ाई का सामान है। ये एक रॉकेट है पिनाका। पिनाका के बारे में तो आपने पहले भी सुन रखा होगा, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी यूज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हम अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसे पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है नुआखाई फसल उत्सव, ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा में आपको पता है ना, नुआखाई ये उड़ीसा में एक वार्षिक फसल उत्सव है, जैसे चावल की नई फसल के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। नुआ का मतलब होता है नया, और खई मतलब होता है भोजन, और ये उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल महोत्सव है। वैसे उड़ीसा के अलावा छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में इसको मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आप उड़ीसा इसका आंसर सुनोगे हर जगह। नुआखाई फसल उत्सव उड़ीसा में है, उड़ीसा में मनाया जाता है। फिर है हाल ही में किसने यूईएफए चैंपियंस लीग जीत ली है? तो आंसर होगा बायर्न म्यूनिक ने। यूईएफए मतलब होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो फुटबॉल में बायर्न म्यूनिक ने 6वीं बार यूरोपीय चैंपियन लीग को जीत लिया है। बायर्न म्यूनिक ने किसको हराया? पेरिस सेंट जर्मेन को हरा करके ये लीग जीती है। इससे पहले बायर्न म्यूनिक 2013 में चैंपियन बनी थी। फिर है भारतीय वायुसेना ने किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा माई इंडियन एयरफोर्स। तो अभी भारतीय वायुसेना ने स्टूडेंट्स को करियर संबंधी जानकारी और नौकरी का विवरण देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका नाम है माई इंडियन एयरफोर्स। तो एयर चीफ मार्शल हमारे हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसे CDEC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने तैयार किया है। तो इसमें आपको करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और इंडियन एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब डिटेल में बताया जाएगा। हमारे एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और एयरफोर्स डे हम मनाते हैं कब? 8 अक्टूबर को, ये भी याद रखो। सो हेलो गाइस, और वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अगस्त मंथ के 4th वाले वीक का ये हमारा सेकंड वाला पार्ट होगा, और इसी पार्ट के साथ अगस्त मंथ के सारे वीकली पार्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिल्ली रायोट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा मोनिका अरोड़ा ने, सोनाली चिटालकर ने, और प्रेरणा मल्होत्रा ने। ये मोनिका अरोड़ा ये एक एडवोकेट है, सोनाली चिटालकर ये पॉलिटिकल साइंस, और ये प्रेरणा मल्होत्रा ये इंग्लिश की टीचर है। कहाँ पे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और इन तीनों ने मिलकर ही इस बुक को लिखा है, जिसका नाम है दिल्ली रायोट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। फिर है किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा वाटेक वाबेग। तो वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी है ये वाटेक वाबाग, जिसने चेन्नई के कोयम्बेडु में अपने 45 मिलियन लीटर टर्शरी ट्रीटमेंट रिजर्व ऑस्मोसिस प्लांट के लिए ग्लोबल वाटर अवार्ड जीता है। इस प्लांट ने वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर कैटेगरी में यह अवार्ड जीता है। तो ये जो टर्शरी ट्रीटमेंट रिजर्व ऑस्मोसिस प्लांट है, ये भारत में सबसे बड़े और तकनीकी रूप से सबसे एडवांस वाटर रीयूज प्लांट में से एक है। फिर अभी किसने बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा अभिलाष। तो लॉकडाउन पर बेस्ड अभिलाष नाम की एक शॉर्ट फिल्म है, उसने बेस्ट सोशल मैसेज फिल्म कैटेगरी में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। बाकी केजिंग डी थोंगडॉक का नाम आपको याद होगा, अरुणाचल प्रदेश के ये फिल्म निर्माता है, और इन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री
ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 जीता था। कलीपुरी ये 2020 के लिए इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको। फिर किस राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए नमत बसाई प्रोग्राम शुरू किया है? तो आंसर होगा केरल सरकार ने। तो अभी केरल राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसाई प्रोग्राम को चलाया है। नमत बसाई इरूला भाषा में इसका मतलब होता है हमारी भाषा। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम भी याद रखो, एस मणिकुमार है। और केरल को एक गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग भी कहा जाता है। फिर एक केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। आपको बताना इस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा थावरचंद गहलोत को। तो अभी केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष बनाया है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत को। तो ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण पर केंद्र को सलाह देंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ये हमारे कृषि मंत्री हैं। अभी आपको याद होगा ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया था इन्होंने। इनका निर्वाचन क्षेत्र मोरेना मध्य प्रदेश है। प्रहलाद जोशी तो हमारे कोयला मंत्री हैं, धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र इनका धारवाड़ कर्नाटक। सत्यभामा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था अभी। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी तो हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं। वैसे अर्थ साइंस मिनिस्टर भी हैं ये। अभी इन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 शुरू किया था और मौसम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए। फिर है अभी टाटा ग्रुप ने डिजिटल सेवाओं के लिए किस नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सुपर ऐप। तो इस एप्लीकेशन से यूजर्स को जो उपभोक्ता होंगे उनको एक साथ कई सारी सर्विसेज उपलब्ध होंगी। मतलब इसमें न केवल आप शॉपिंग बल्कि फाइनेंशियल सर्विसेज, टीवी देखने की भी सुविधा आपको मिलेगी। मतलब ये एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जिसमें आपको कई सारे एप्लीकेशन के फीचर मिलेंगे, जैसे खाने पीने के आप ऑर्डर दे सकोगे, फैशन, लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, इंश्योरेंस वगैरह, फाइनेंस सर्विसेज हो गई, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज, बिल भुगतान। मतलब सारे फीचर आपको इस सिंगल एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। क्या नाम है? सुपर ऐप। बाकी हरित पथ, ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस हरित पथ नाम के एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और सुरक्षा पर्यावरण मंत्रालय ने मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया था सुरक्षा नाम से। लीड पोर्टल तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया था स्टूडेंट्स के लिए। टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में और इसके अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन। फिर एक किसने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा NLCIL ने, मतलब नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। तो भारत सरकार के नवरत्न कंपनी NLC इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में योगदान के लिए ये पुरस्कार जीता है। एक्चुअली NLCIL ने नवेली टाउनशिप में, जो कि आपको मिलेगा तमिलनाडु में, उसे प्लास्टिक मुक्त करने, स्वच्छ और हरे भरे परिसर में बदलने के लिए यह अवार्ड जीता है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में। फिर एक किसने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा सोफिया पोपोव ने। ये जर्मन गोल्फर हैं सोफिया पोपोव और इन्होंने थाईलैंड की जैस्मीन को हरा करके वुमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है। और इसी खिताब के साथ सोफिया पोपोव लेडीज प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन टूर का प्रमुख खिताब जीतने वाली जर्मन की पहली गोल्फर बन गई हैं। बाकी मेडलिन स्विगल ये अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट बनी थी। अभी लीसा स्टालेकर ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान है और इन्हें अभी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, पढ़ा था हम लोगों ने। इनके साथ 2 जने और थे, एक तो साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस और पाकिस्तान के जहीर अब्बास। बाकी क्लो मैककार्डेल ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं। इन्होंने इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का रिकॉर्ड तोड़ा था। क्लो मैककार्डेल महिलाएं ये। फिर है पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो केरल राज्य थुम्बी महोत्सव 2020 नाम के पहले ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। और इस महोत्सव का जो ऑफिशियल मैस्कॉट है, शुभंकर है, उसका नाम है पंतालू। तो सिंपल सा याद रखो, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरल ने मनाया पहली बार। फिर अभी किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम्स बनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा कर्नाटक की सरकार ने। तो कर्नाटक सरकार बेंगलुरु में प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम्स बनाने की योजना बना रहा है।
तो इन घरों का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के लिए बेहतर रहने की स्थिति प्रदान करना। और इन परागमन घरों यानी कि ट्रांजिट होम्स में श्रमिकों को अपने स्वयं के भोजन पकाने के लिए रसोई घर वगैरह ये सब होंगे। और इनमें प्रवासियों को ठहरने के लिए मामूली इसका जो भी रख रखाव शुल्क होता है, चार्जेस होते हैं, वो देने होंगे। क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान क्या हो रहा है, जो मजदूर हो रहे हैं वो बेहद खराब परिस्थितियों में रह रहे हैं, तो ये ट्रांजिट होम्स उन्हें सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करेंगे। बाकी कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजुभाई वाला। फिर अभी किस राज्य सरकार ने बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति शुरू की है? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो उड़ीसा सरकार ने बायोफ्लॉक तकनीक के जरिए मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। तो बायोफ्लॉक आधारित मछली पालन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सीमित क्षेत्र में मछली पालन संभव है। इसके लिए पारंपरिक तौर पर पानी की अधिक मात्रा और अधिक जमीन की जरूरत भी नहीं होती है। तो ये योजना राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ाएगी और उद्यमियों, बेरोजगार युवाओं और इच्छुक प्रगतिशील मछली किसानों को आजीविका सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए सरकार 40% तक की सब्सिडी भी देगी। उड़ीसा की बात है, कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। फिर एक किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो आंसर होगा ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने अब किसानों को कर्ज देने के लिए तकनीक का सहारा लिया है। तो बैंक अब किसानों को लोन उनके खेतों की पिक्चर लेकर के दे रहा है। मतलब खेतों की सैटेलाइट से जो पिक्चर ली जा रही है, तस्वीरें ली जा रही है, उनकी मदद से उनकी वित्तीय स्थिति का पता लगाया जा रहा है। और बैंक का कहना है कि इस कदम से उसे खर्च घटाने में भी मदद मिल रही है और इसके अलावा लोन को मंजूरी देने में भी कम समय लग रहा है। क्योंकि अभी तक क्या होता था, किसानों को लोन देने से पहले कोई भी एक अधिकारी फसल की क्वालिटी, सिंचाई की व्यवस्था और जमीन की स्थिति का जायजा लेने के लिए किसानों के खेत में जाता था। लेकिन अब ये काम नहीं करना पड़ रहा है। अब वे सैटेलाइट से पिक्चर लेकर उसका आकलन कर लेते हैं, तो टाइम कम लग रहा है। इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? तो याद रखना ICICI बैंक। बाकी यस बैंक अभी न्यूज में था, युवा पे नाम से डिजिटल वॉलेट इसने लॉन्च किया। इंडसइंड बैंक मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना। और फेडरल बैंक, इसके MD CEO बने थे, अभी बेसिकली रीअपॉइंट हुआ था, इनका पुनः नियुक्त हुए थे। क्या नाम है? श्याम श्रीनिवासन। ICICI बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। अभी इसने वॉइस बैंकिंग सर्विस भी शुरू की थी। इसके अलावा इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा भी शुरू की थी ICICI बैंक ने। फिर एक किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। तो गुजरात का जो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है उस पे इस बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन को लॉन्च किया गया है। तो जब यात्री रेलवे के थ्रू यात्रा करते हैं तो उनके साथ जो भी उनका सामान होता है, जो भी बैगेज वगैरह होते हैं, उसे सैनिटाइज करने के लिए ये मशीन लगाई गई है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे। और ये मशीन भारतीय रेलवे में स्थापित की गई अपनी तरह की पहली मशीन है। रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल हैं और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री आपके कौन थे? कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न, जॉन मथाई थे। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हमारे VK यादव है। और VK यादव से भी अभी एक प्रश्न बनता है, वैसे वो प्रश्न मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर आपको याद हो कि VK यादव से कौन सा प्रश्न हम पढ़ेंगे आगे, डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में बताया मैंने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो। बाकी रेलवे से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं तो याद रखना, भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए ओवरहेड इंसेप्शन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बन रहा है जिसका नाम है अंजी खड ब्रिज। कटरा रियासी को जोड़ेगा ये। इसकी लंबाई है 473.25 मीटर। और सबसे लंबी रेलगाड़ी अभी भारतीय रेलवे ने चलाई थी जिसका नाम है शेषनाग। 2.8 किलोमीटर लंबाई है। नागपुर कोरबा के बीच में चली थी ये। और डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन ये भी भारत ने पहली बार चलाई है और चली थी ये पालमपुर और बोटाड के बीच में गुजरात में। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कर्नाटक के हुबली स्टेशन में जिसकी लंबाई कितनी है 1400 मीटर। फिर हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी डेटा के अनुसार तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर कर्नाटक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करेंगे, 2015 में इसे नॉन कॉरपोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को लोन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया था। और तमिलनाडु सबसे ऊपर है। अभी तक तमिलनाडु 58,227 करोड़ रुपए का लोन दे चुका है।
तमिलनाडु सबसे ऊपर है तो इसके मुख्यमंत्री का नाम है एडप्पाडी के पलानीस्वामी। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। फिर एक किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है तो आंसर होगा भानु प्रकाश ने। तो हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है और इस तरह से ये दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बन गए हैं। इन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञ के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया है। नीलकंठ भानु प्रकाश ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। बाकी गणेश विलास लेंगरे ये स्टार 2020 ई साइटेशन सर्टिफिकेट से इनको सम्मानित किया गया था। दीपांकर घोष उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता था और सुदर्शन साहू धर्मपद पुरस्कार जीता था। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस महाद्वीप को पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है तो आंसर होगा अफ्रीका। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्था अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट काउंसिल ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान कर दिया है। एक्चुअली पोलियो का आखिरी मामला 4 साल पहले उत्तरी नाइजीरिया में दर्ज किया गया था। उसके बाद यहाँ से कोई भी पोलियो का मामला सामने नहीं आया। तो अब केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान यही दोनों देश केवल पोलियो से मुक्त नहीं है। फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था तो आंसर होगा विनय टोन्से को। और ये किन की जगह लेंगे, ये अश्विनी भाटिया की जगह लेंगे। और अश्विनी भाटिया तो अभी आपको याद होगा ना, एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे ये। बाकी कुछ और मिलते जुलते आपको नाम बताता हूँ। पीसी कांडपाल एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे। अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ बने थे। और अश्विनी भाटिया तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब एसबीआई से रिलेटेड नाम है तो इनको याद रखना। एसबीआई स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। और इनसे भी रिलेटेड एक प्रश्न बनेगा आपका, आगे कराऊंगा मैं। अभी ये अक्टूबर में रिटायर्ड हो जाएंगे तो नए चेयरमैन कौन बनेंगे उनका क्वेश्चन आगे हम देखेंगे। अगर आपको याद है कि कौन बनेंगे तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। फिर अभी 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं तो आंसर होगा जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं ये जेम्स एंडरसन और 600 टेस्ट विकेट लेने वाले इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं ये। अब ध्यान से सुनना इस प्रश्न को, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तेज गेंदबाज की, फास्ट बॉलर की, तो उसमें ये पहले बने हैं। इनसे पहले 3 स्पिनर ही 600 प्लस विकेट ले सके हैं अभी तक। और अगर ओवरऑल विकेट लेने के मामले में बात करेंगे तो एंडरसन चौथे नंबर पे आते हैं। और अगर तेज गेंदबाजों में बात करेंगे तो ये पहले नंबर पे आते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, सबसे ज्यादा यानी कि 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड किनके नाम है? श्रीलंका के मुरलीधरन के नाम है। फिर किसने क्रिकेट ड्रोन पुस्तक को लिखा है तो आंसर होगा वासुदेव जगन्नाथ परांजपे ने। तो फेमस कोच है ये वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, जिन्हें शॉर्ट में वासु परांजपे भी कहते हैं। और उन्होंने इस क्रिकेट ड्रोन नाम की बुक को लिखा है। बाकी श्री अय्यर वू पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक लिखा। और चेतन भगत ने वन अरेंज्ड मर्डर बुक लिखी थी। और कोरोना कविता काल मिजोरम के गवर्नर श्रीधरन पिल्लई ने लिखा था इस बुक को, जिसको रिलीज किया था मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने। फिर नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में टॉप पे कौन सा स्टेट रहा तो आंसर होगा गुजरात। तो इस रिपोर्ट में भारतीय राज्यों के निर्यात तैयारी और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है और इसमें गुजरात टॉप पे रहा है। अब वैसे कैटेगरी वाइज भी अलग अलग इसको बताया गया है, जैसे कि लैंड लॉक राज्यों में यानी कि अंतर्देशीय राज्यों में टॉप पे है राजस्थान, हिमालयी राज्यों में टॉप पे है उत्तराखंड और तटीय राज्यों में कोस्टल स्टेट्स में गुजरात टॉप पर है, जबकि ओवरऑल रैंकिंग में भी गुजरात टॉप पर है। ये पॉइंट भी याद रखना। फिर किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा शुरू की है तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो एक्सिस बैंक ने युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट शुरू किया है। तो इसमें आपको कोविड-19 के तहत बीमा कवर मिलेगा 20,000 रुपये तक का। आईसीआईसीआई बैंक, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में कि किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक बना ये। एचएसबीसी इंडिया अभी भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू करने वाला पहला बैंक बना ये। लक्ष्मी विलास बैंक इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा शुरू की थी, किस नाम से? LVBDG गो। एक्सिस बैंक की बात कर ले, मुंबई में मिल जाएगा हेडक्वार्टर। एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं।
और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अभी इसने गिग अपॉर्चुनिटी पहल की शुरुआत की थी। उसके अलावा ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेड आक्सा AXAA को भी लॉन्च किया था। फिर एक किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पेट डॉग्स के लिए पहला रिटेल इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया? तो आंसर होगा बजाज आलियांज। तो अभी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने पालतू जानवरों के लिए एक नया बीमा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसे बजाज आलियांज पेट डॉग इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। ये पालतू कुत्तों के लिए पहला और एकमात्र खुदरा व्यापक पालतू बीमा कवर है। ये 3 महीने से लेकर 10 साल तक के पालतू जानवरों की सभी नस्लों को उनके जीवन काल के लिए एक पूर्व कवरेज प्रदान करेगा। अच्छा, अभी SBI जनरल इंश्योरेंस ने क्या किया था? शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया था। और SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO भी बने थे अभी नए, आपको याद होगा, PC कांडपाल नाम है उनका। चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के भी MD CEO बने थे अभी V सूर्य नारायण। और अभी ICICI लोम्बार्ड ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण कर लिया है। बजाज आलियांज का हेडक्वार्टर मिलेगा पुणे में। इसके MD CEO हैं तपन सिंघल। फिर हाल ही में शुरू हुए वर्ल्ड वाटर वीक 2020 की थीम क्या है? तो आंसर होगा वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। तो 24 से 28 अगस्त तक मनाया गया ये वर्ल्ड वाटर वीक 2020 और ये इसका 30वां संस्करण था, 30th एडिशन था, जिसकी थीम रही जल और जलवायु परिवर्तन त्वरित कार्रवाई। अच्छा, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं अपन? 22 मार्च को मनाते हैं। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं फिर? अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे, याद रखना। फिर द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया? तो आंसर होगा इमरान खान को। तो जॉर्डन की हर साल प्रकाशित होने वाली एक मैगजीन है ये, जिसका नाम है द मुस्लिम 500। तो अभी इसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। क्यों दिया? तो 2018 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ शांति बनाए रखने के प्रयासों के लिए उनको ये सम्मान दिया गया, ऐसा कहना है इस मैगजीन का। फिर इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो उड़ीसा के वीर सुरेंद्र साई टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला यूनिवर्सिटी बन गया है। तो ये पहल युवा वैज्ञानिकों की प्रतिभा को बढ़ावा देने में मदद करेगी। बाकी ये जो यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अभी आप जानते होंगे शिक्षा मंत्रालय ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की थी, उसमें टॉप पे रहा था ये। और जादवपुर यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में मिलेगा आपको ये। इसके स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए थे अभी। और IIT मद्रास तो आप जानते ही हो, HRD मंत्रालय ने जो नेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉरम जारी किया था उसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा था ये। फिर किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया है? तो आंसर होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने। तो अभी अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया है, जिसने 14 महीने पहले घोषित किए जाने के बाद 7,000 से ज्यादा बच्चों को मार दिया था। ये खसरा एक वायरस है जो एक वाहक मतलब जिसे मीजल्स हो रहा है जैसे, तो अगर वो खांसता है या छींकता है और अगर आप उसके कांटेक्ट में आ गए तो ये आपके पूरे शरीर में फैल जाता है। इससे दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है, यहाँ तक कि अंधापन, बहरापन, यहाँ तक कि मृत्यु तक हो सकती है। और अभी पीछे भी हम लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा था, अभी WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया था। डेमोक्रेट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल क्या है? किनशासा। और कॉन्गोलीज फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। फिर है प्रतीक्षा नाम के समुद्री एम्बुलेंस को किस राज्य ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा केरल। एक्चुअली में मछली पकड़ने के दौरान दुर्घटनाओं के कारण साल भर में लगभग 30 मछुआरे समुद्र में अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसी के लिए केरल सरकार ने अधिक कुशल बचाव प्रदान करने के लिए समुद्री एम्बुलेंस सेवाओं की शुरुआत की है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी समुद्री एम्बुलेंस हैं जिन्हें तैनात किया गया है वह है प्रत्युषा और करुणा। करुणा को तो कोझिकोड में, प्रत्युषा को एर्नाकुलम में और एक प्रतिछाया भी है उसे तिरुवनंतपुरम में। और ये जो प्रतीक्षा है इसको विझिन्जाम बंदरगाह में तैनात किया गया है। फिर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है? तो आंसर होगा ड्वेन ब्रावो। तो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं ये ड्वेन ब्रावो, जो 500 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। बाकी जेम्स एंडरसन पढ़ा था हमने, 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने ये। रोहित शर्मा का तो अब लेटेस्ट जानते हो, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। कैमरन वाइट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान है,
जिन्होंने अभी इस्तीफे की घोषणा कर दी है, ये भी याद रखो। फिर अभी किस यूनियन टेरिटरी ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली ने। तो अभी दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण जो स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह बंद कर दिए थे, तो स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण जो छात्र अपने घर पर बैठे हुए हैं उनके लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान को शुरू किया है। किसने? दिल्ली सरकार ने। फिर अभी शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा सुधा पेनुली को। तो अभी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें उत्तराखंड के सुधा पेनुली के साथ साथ देश भर से 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। बाकी भानु प्रकाश तो हम पढ़ चुके हैं, मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता। सुदर्शन साहू धर्मपद पुरस्कार जीता। रतन लाल विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता। अच्छा, वर्ल्ड एजुकेशन डे कब मनाते हैं ये बताओ? 24 जनवरी को, और 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है, वो भी याद रखना। और एक और नाम याद रखना, हमने पीछे पढ़ा है, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। ये नीदरलैंड की हैं, 29 इनकी उम्र है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बन गई हैं ये। इनकी बुक का नाम क्या है? चलो ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा। एक तो पीछे ही हमने प्रश्न पढ़ा है और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ उनकी बुक का नाम क्या है जिसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। देखते हैं अभी पढ़ाया हुआ किस किस को याद है। फिर एक किसने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नाम की बुक का रिलीज किया है? तो आंसर होगा मनोज मुकुंद नरावणे ने। तो इंडियन आर्मी चीफ हैं ये मनोज मुकुंद नरावणे और इन्होंने इस बुक को रिलीज किया है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। तो इस बुक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजित कुमार डोभाल, मनोज मुकुंद नरावणे के संदेश शामिल हैं। इससे छात्रों और लेखकों का मनोबल बढ़ेगा। सुब्रमण्यम जयशंकर तो हमारे विदेश मंत्री हैं। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन इन वर्ल्ड नाम की बुक लिखा इन्होंने। जोरमथंगा ये मिजोरम, इन्होंने अभी एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है कोरोना कविता काल, जिसको लिखा है PS श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के गवर्नर ने। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने वेंकैया नायडू जी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नाम की बुक को रिलीज किया था जिसको लिखा है CAV पट्टाभिराम ने। फिर जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। क्या नाम है उनका? आप सभी जानते हो, शिंजो अबे। तो उनका स्वास्थ्य खराब है, इस कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बाकी हमीद बाकायोको ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने। कुबाटबेक बोरोनोव किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री बने और जीन कोस्टेक फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। जापान की कैपिटल टोक्यो है और करेंसी है येन। फिर CPL यानी कि कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा प्रवीण तांबे। तो भारतीय लेग स्पिनर हैं ये प्रवीण तांबे और कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। क्या नाम है? प्रवीण तांबे। फिर है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा केरल में। तो केरल भारत के पहले इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर की स्थापना करेगा। कहाँ पे? केरल के अंगमाली में। और इस केंद्र का उद्देश्य है महिलाओं के उद्यमशीलता में तेजी लाना और लिंग समानता को सुरक्षित करना और महिलाओं को घर से दूर एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना ताकि वे नए व्यवसाय शुरू कर सकें और अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड लेवल पे स्प्रेड कर सकें। फिर है 200 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा जेफ बेजोस। अमेजन के संस्थापक हैं ये जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अब ये 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन मैं आपको याद दिलाता हूँ। 2 लाख करोड़ डॉलर के मार्केट कैप को पार करने वाली दुनिया की दूसरी अभी कंपनी कौन सी बनी थी? एप्पल बनी थी। पहली तो अरामको है, सऊदी अरब की तेल कंपनी। फिर है YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना किस राज्य सरकार ने अभी शुरू की? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी ने, उन्होंने अभी 1 सितंबर को ही इस YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को रोकना और उन्हें पोषक आहार प्रदान करना। अच्छा, आंध्र प्रदेश से याद रखो, आपको पता है ना आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, उन्होंने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी वाली परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब वो 3 राजधानियां कौन कौन सी है? इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है विशाखापत्तनम और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन।
फिर है, भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की विजेता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 25 लाख रुपए। अच्छा, राजीव गांधी खेल पुरस्कार ही नहीं, और भी पुरस्कार है जिनकी विजेता राशि को बढ़ाया गया है। जैसे कि ये तो हमने देख लिया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पहले आपको 7.5 लाख रुपए मिलते थे, अब से आपको 25 लाख रुपए मिल रहे हैं। उसके अलावा अर्जुन पुरस्कार में पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, अब 15 लाख रुपए मिल रहे हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार में बात करेंगे तो इसमें 2 कैटेगरी है। लाइफ टाइम कैटेगरी में पहले 5 लाख मिलते थे, अब 15 लाख मिल रहे हैं। वहीं रेगुलर कैटेगरी में पहले 5 लाख मिलते थे और अब 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। ध्यानचंद पुरस्कार में पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, अब 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो यहाँ से आपका डेफिनेटली प्रश्न बनेगा एग्जाम में, ये याद रखना। अच्छा, द्रोणाचार्य पुरस्कार से एक पॉइंट आपको मैं और याद दिलाता हूँ। अभी 29 अगस्त को आपको याद है नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। उस वक्त राष्ट्रपति जी ने ये पुरस्कार वितरित किए थे वर्चुअली। तो ये पुरस्कार मिलने से एक दिन पहले ही एक एथलेटिक्स कोच हैं पुरुषोत्तम रॉय, उनका निधन हो गया। लाइफ टाइम कैटेगरी में उनको ये अवार्ड मिलना था, तो उनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, याद रखना। बाकी ये जो भी नेशनल अवार्ड्स हैं उनका कंप्लीट मैंने वीडियो बना दिया है, जिसमें ये राशि वगैरह जो चेंज हुई है और किन किन को मिले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम है, सब मैंने उसमें कवर किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पे सॉल्व करवाए कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो वो जरूर देखना अगर वीडियो नहीं देखा तो। फिर 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा गोवा में। कब होगा ये? 20 से 28 नवंबर तक होगा ये। गोवा की बात है तो कैपिटल इसकी पणजी है, और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, ये प्रश्न पूछा जाता है। मांडवी नदी के किनारे। अच्छा, गोवा के गवर्नर कौन है, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। अभी तक सत्यपाल मलिक थे, जो अब मेघालय चले गए हैं, और गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस मिल गया है महाराष्ट्र के गवर्नर को, जो है भगत सिंह कोश्यारी। ये याद रखना, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। फिर एक, किस भारतीय जासूस को ब्रिटेन में ब्लू प्लेग से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा नूर इनायत खान को। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी ये, जिनका नाम है नूर इनायत खान, और इनको ब्लू प्लेग सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के वंशज और भारतीय सूफी संत हजरत इनायत खान की बेटी थी ये नूर इनायत खान, जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के एजेंट थी। तो ये याद रखना। बाकी गगन अरोड़ा तो आप जानते ही हो, अभी CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। अर्चना सोरेंग क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशन के युवा एडवाइजरी ग्रुप के लिए चुना गया था। कलीपुरी 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से इनको सम्मानित किया था। फिर राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अगस्त को, नेशनल स्पोर्ट्स डे। एक्चुअली हॉकी के महान प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्मदिन को मनाया जाता है ये राष्ट्रीय खेल दिवस। अच्छा, ये तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हो गया। एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है, कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को। और 29 अगस्त को वैसे हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के रूप में भी मनाते हैं। फिर SBI के अगले चेयरमैन के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? तो आंसर होगा दिनेश कुमार खारा। एक्चुअली मैंने आपको बताया था SBI के अभी प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है रजनीश कुमार, जो अभी 7 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने SBI के चेयरमैन के पद के लिए दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश की है, तो ये नाम याद रखना। बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारे मिलते जुलते नाम है, SBI से रिलेटेड है। PC कांडपाल SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने। विनय टोनसे SBI म्यूचुअल फंड के MD CEO बने। अश्विनी कुमार तिवारी SBI कार्ड के MD CEO बने। और अश्विनी भाटिया ये SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे, तो ये भी याद रखना। फिर किस बैंक ने ग्राहक अनुभव बढ़ाने के लिए एडोब के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। तो HDFC बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ समझौता किया है। तो HDFC बैंक किसी भी समय और कहीं भी नए और मौजूदा ग्राहकों को व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव प्रदान कर सकेगा। अब HDFC मतलब होता है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 1994 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और इसके नए MD CEO बने थे शशिधर जगदीशन। इसकी टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। एडोब की बात करेंगे, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है, और इसके CEO हैं शांतनु नारायण। फिर किसने पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा CISF ने। तो अभी CISF ने अपने रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है पेंशनर्स कॉर्नर। और एप्लीकेशन से कुछ क्वेश्चंस आपको रिकॉल करा दूं। अभी रक्षा मंत्री हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने NCC कैडेट्स के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए DG
एनसीसी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवेज पे वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ एप्लीकेशन लॉन्च किया था। इंडियन एयरफोर्स ने स्टूडेंट्स को करियर संबंधी जानकारी देने के लिए माई इंडियन एयरफोर्स एप्लीकेशन लॉन्च किया था। अभी टाटा ग्रुप ने भी एक सुपर एप्लीकेशन को लॉन्च किया था जिसमें आपको सभी फीचर मिलेंगे, तो ये याद रखना भी कुछ एप्लीकेशंस जो न्यूज में थी। बाकी CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और उसके डायरेक्टर जनरल है रजनीश रंजन। अच्छा, CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है? AP माहेश्वरी हैं। BSF के भी नए बने थे राकेश अस्थाना और ITBP के SS देशवाल हैं। फिर हाल ही में जारी ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज वेजेस में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 72 नंबर पे। तो औसत मासिक वेतन यानी कि एवरेज मंथली इनकम की वैश्विक सूची में जिसे जारी किया है इंटरनेशनल ई-कॉमर्स कंपनी Picori.com ने, और इसमें भारत 72 नंबर पे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो एवरेज मंथली इनकम है वो 32,800 रुपए है। इसमें टॉप पे स्विट्जरलैंड है जहाँ पे लोगों की जो एवरेज इनकम है वो बताई गई है 4,49,000 रुपीज। क्यूबा इस लिस्ट में सबसे नीचे है 2,700 रुपए की एवरेज मंथली इनकम के साथ। तो टॉप पे स्विट्जरलैंड है और भारत 72 नंबर पे है। और इसी रेशो के साथ मतलब भारत 72 और टॉप पे स्विट्जरलैंड था। एक और रैंकिंग, एक और इंडेक्स हमने देखा था ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसमें टॉप पे स्विट्जरलैंड था और भारत 72 नंबर पे था। तो इस तरह से आप चीजों को कोरिलेट करके याद रखोगे ना, चीजें बड़ी आसानी से याद रहेंगी आपको। फिर एक कौन सा देश 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है? तो आंसर होगा भारत। तो हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा है कि भारत 2021 में खेलो इंडिया गेम्स के साथ ही ब्रिक्स खेलों का आयोजन करेगा। और आपको बता दूं कि भारत को 2021 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता भी मिलेगी। अच्छा, 2021 में और क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, कुछ झलक हम देख लेते हैं। 2021 में आपको पता है टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं और फीफा अंडर-20 मेंस वर्ल्ड कप 2021 में होंगे। कहाँ पे होंगे? इंडोनेशिया में। जबकि फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप जो 2021 में होंगे उसमें वुमेन वाला तो भारत में होगा और जो मेंस वर्ल्ड कप होगा वो पेरू में होगा। और 2021 में आपके ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप भी होंगे जो भारत में होंगे। और 2021 में ही ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होंगे जो आपके न्यूजीलैंड में होंगे। तो ये सारे इवेंट 2021 में होने वाले हैं, इनको याद रखना। फिर एक किस बैंक ने ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है? तो आंसर होगा SBI ने। तो SBI ने 2019 में एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसका नाम क्या था? नई दिशा। तो उसमें क्या होता है कि जो भी SBI के एम्प्लॉय हैं उनको मोटिवेट किया जाता है और उनके फैमिली मेंबर को भी इसमें जोड़ा जाता है। तो इसी पहल के लिए अभी SBI को ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। बाकी बैंक के बारे में तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कुछ जानना चाहो तो देख लो। फिर भी HDFC बैंक अभी न्यूज में था क्योंकि जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की थी और अब इसके नए MD CEO बने थे शशिधर जगदीशन। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल बनाया, हम पढ़ चुके हैं। SBI की स्थापना हमने देखा था 1 जुलाई 1955 को मुंबई में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। फिर एक किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। तो इस योजना के तहत राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क मिलेगा। तो भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हो गए, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार हो गए, पीयूष चावला हो गए और मोहम्मद कैफ उन 19 एथलीटों में शामिल हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। फिर एक किसे एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इशिका चौधरी को। तो भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की मेंबर हैं, ये सदस्य हैं ये इशिका चौधरी, और इनको मध्य प्रदेश सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। बाकी नूर इनायत खान हमने पढ़ा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है ये, जिनका नाम है नूर इनायत खान, और इनको ब्लू प्लेक सम्मान से सम्मानित किया गया। कला नारायण स्वामी की बात करेंगे, भारतीय मूल की नर्स हैं और इनको कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेद प्रकाश दुधेजा की बात करेंगे, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको। तो गाइज ये लीजिए, इस वीडियो के साथ अगस्त मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे वो सब हमने कवर कर लिए हैं। तो मंथली वाले वीडियोस में पहले वाले 3 पार्ट आप लोगों ने देख लिए होंगे, चौथा पार्ट आपने देख लिया। अब एक बार कोशिश करना सभी वीडियोस का आप क्विज भी एक बार जाकर के अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में लगा लो, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ अगस्त महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पक्के से तैयार हैं, उनका अच्छे से रिवीजन कर लो। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो।
और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।